अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में सुप्रीम कोर्ट का तारीखी और बड़ा फैसला आ चुका है। जो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का फैसला के चांसेस थे कि एक और जस्टिस मुनीर जिसे कहते हैं रीबर्थ होगी उनकी, वो रीबर्थ फेल होगी रीलोडिंग के दौरान ही। तो वो क्या मामला हुआ हम सब कुछ आपको बताते हैं। रिजर्व सीट के मैटर के ऊपर चीफ जस्टिस कादी फाइसा माइनॉरिटी में रह गए। उन्होंने कोई प्लान बी खेलने की कोशिश की इस फैसले के दौरान, वो भी आपको हसनात मलिक समझाएंगे। और सब कुछ भी हमारे साथ हसनात मलिक मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट और मेरे तो हमेशा से फेवरेट जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट में। अपना इनका यूट्यूब चैनल भी है, बहुत अच्छी और लोडेड इन्फॉर्मेशन के साथ ये करते हैं वीलॉग्स और बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। हसनात भाई, ये क्या हुआ यार? ये तो मतलब 8-4-1 हो गया और ये तो चीफ जस्टिस कादी फैसला मतलब बिल्कुल ही इतनी बुरी तरह माइनॉरिटी में गए। देखें, मेरा ख्याल है कि ख्वाहिश हमारी थी कि यही फैसला हो, लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतना यानी ये होगा। इसमें जो है वो जजेस बात कर रहे थे 187, 184 थी, और पीटीआई को सबसे पहले ये क्रेडिट जाता है जज सतर मिनल्ला को, जो इन्होंने सबसे पहले दिन ही जब ये केस लगा और जब ये लीव ग्रांट की गई उस बेंच में, जैसे सतर मिनल्ला, जैसे मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, तो उस वक्त ये बात हुई थी कि ये सीटें पीटीआई की हैं, बिल्कुल पीटीआई को, और कहाँ इलेक्शन में आर्डर में जनवरी 13 पे लिखा हो गया है ये वो। उसके बाद जब फुल कोर्ट में भी वो यही बात कर रहे थे कि ये पीटीआई को सीटें मिलनी चाहिए, तो उनका व्यू जो है वो इंडोर्स किया 8 जजेस ने। जैसे मंसूर अली शाह ने, ज़ाहिर बात है वो मेन आथर किया है, फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं। इनमें फिर जस्टिस हसन रिजवी का बहुत बड़ा रोल है। मैं समझता हूँ कि उन पे हुकूमत की सारे प्लान, एस्टेब्लिशमेंट के प्लान का पानी फेरने में उनका बड़ा रोल है। बिल्कुल, अगर जैसे हसन रिजवी जो हैं वो ना आते तो फिर जैसे मोहम्मद अली मज़र के लिए भी मुश्किल था, फिर जैसे इरफान सादात भी बड़ा मुश्किल। ये 8-6 हो जाते, फिर मेजॉरिटी छोड़े सिंपल 8-5 हो जाते। हाँ, वही ना, 8-5 हो जाते। देखें, वो 8-5 हो जाते अगर जैसे यही अफरीदी मिल भी जाते ना, जो फिर भी इनका जो है वो ये नई पोजीशन नहीं होनी थी। तो कराची कैंप जो 3 जजेस थे ना, इनका बड़ा रोल है उनमें। जैसे मोहम्मद अली मज़र, जैसे हसन रिजवी, जिन्होंने बड़ा कंसिस्टेंट, और देखें जैसे हसन रिजवी को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तकरीबन 3 केसेस में 3 या 4 इंपॉर्टेंट केसेस में डिसेंट की है। चीफ जस्टिस कादी फैसा की मंशा को नहीं माना। आप कह रहे हैं वो डार्क हार्स हैं सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, वो अपना जो इंडिपेंडेंट व्यू है वो देते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली, मैं उनका देख रहा था, जैसे जमाल मंदोखेल के साथ एक क्रिमिनल केस में उनका डिसेंट था, उनकी ओपिनियन थी, उन्होंने अलग अपना नोट लिखा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट जब नहीं आया था तो उस वक्त जैसे जमाल ने कहा जी कि जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील हाई कोर्ट में वो भी ख़त्म हो जाए, उसमें भी जैसे जब उन्होंने इख्तलाफ किया हसन रिजवी साहब ने। हालांकि उस वक्त हम कहते थे कि ये बंदयाल कैंप से हैं क्योंकि वो लेके आए इनको, ये जो भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट में इनका व्यू जो, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र का ये था कि प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट कानून ठीक है लेकिन माजी से इतलाक नहीं हो सकता। और फिर जो ये था कि मज़ाहिर नकवी को निकालने के लिए जो एक जजमेंट जो जुरिस्प्रूडेंस से वाल हुई थी ना, कि जी वो जो साकिब निसार के ख़िलाफ़ कंप्लेंट कुछ सिविल सोसाइटी ने दी थी कि जी जज रिटायर हो जाए तो उसके खिलाफ जो वो कंप्लेंट नहीं हो सकती, ये राय थी जैसे मुनीब अख्तर की और जैसे एजाजुल एहसन की। उसमें इंट्रा कोर्ट अपील हुकूमत से करवाई गई, उसमें 4-1 से फैसला आया। जैसे हसन रिजवी ने कहा कि जब जज रिज़ाइन कर दे तो टैक्स ये कहता है 209 का, कई साहब बहुत टैक्स को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने कहा जी टैक्स में ये है कि फिर आप जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। बाकी उस वक्त ये था कि नैब बेशक नैब में उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो भी, लेकिन आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई नहीं कर सकती। तो उनकी इंडिपेंडेंट ओपिनियन रही है, अब भी रही है, और वो इस केस में तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो बड़े डिटरमिन थे कि जी ये जो है ये पीपल विल दैट शुड बी प्रवेल। देखें, ये 8 जजेस ने जो है ये लोगों की जो विल है वो की बात की है, प्रवेल की है, वोट की सैनिटी और लोग की सैनिटी को रिस्टोर किया है, और इलेक्शन कमीशन को इतना बाउंड कर दिया है। अगर ये कुछ लोग कहते हैं जी इतना कुछ क्यों लिख दिया इलेक्शन कमीशन की इस कंडक्ट के, मैं समझता हूँ कि ये जो कंडक्ट इलेक्शन कमीशन का है, ये अगर ये एक लाइन एक पैराग्राफ लिख देते ना कि इलेक्शन कमीशन ही फारेग है जी,
इसने जो कुछ हशर किया है इस इलेक्शन के साथ, ये भी और मे बी डिटेल रीजन में आएगा, स्ट्रक्चर पास होंगे 8 जजेस की तरफ से। ये देखिएगा ये इलेक्शन कमीशन के साथ होता क्या। ये तो पीटीआई की नालायकी है कि अभी तक जो है ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जा रहे। वो जस्टिस यही अफरीदी ने आज कहा भी कि इलेक्शन कमीशन को कभी हमारे सामने चैलेंज नहीं किया हुआ इन्होंने। वही मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है ना, ये बहुत, इस पे देखिएगा डिटेल रीजन बड़ी आएगी और इसमें लिखा गया पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस की वजह से हम ये कर रहे हैं। अभी वो रिटर्न ऑर्डर आएगा क्योंकि अभी तक डिले हो रहा है। उससे तो मुझे लगा है कि पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस का मतलब ये है कि इलेक्शन भी 2024 के प्रति डाउटफुल है। उस पर भी सवाल 8 जजेस ने कर दी। ये बहुत ही सख्त चार्ज होगा। नहीं वो ही मैं कहता पाकिस्तान हूँ की सुप्रीम कोर्ट की एक फुल कोर्ट की मेजॉरिटी ये कह रही है कि भाई ये तो इलेक्शन ही डाउटफुल है। देखें जो कि माजरत के साथ सारे इशारे यही बताते हैं। 8 जजेस पे हम बात कर रहे हैं ना। देखें हमारा ये था कि ये जो मैं इसको ना देखता था कि जो जैसे मोहम्मद अली मजहर और जैसे रिजवी की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 5 जज हैं वो बड़े क्लियर हैं, जैसे मुनीब, जैसे आयशा, जैसे शाहिद वहीद, जैसे सतर मिल्ला और जैसे मंसूर, 5 बड़े क्लियर हैं। जैसे या अफरीदी मैंने कहा था कि वो कम अज़ कम माले गनीमत नहीं, लेकिन उनका कोई पता नहीं है किस तरफ जाएंगे। लेकिन ये 2 जज जिधर जाएंगे 17 में से 2 जाएंगे, 7 मेजॉरिटी हो जाएगी, तो ये 2 इधर आ गए। जो जस्टिस इरफान सादात का आना ये एक बड़ा शॉकिंग, बल्कि काजी फैसल साहब के लिए भी शॉकिंग है। मुझे लग रहा है कि काजी फैसल साहब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। अच्छा, काजी फैसल साहब ने क्या किया इस केस में पूरा अगर आप देखें, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जिस अंदाज में कंडक्ट किया ये बेंच, या इससे पिछले कुछ अर्से में उनका जो कंडक्ट रहा, वो जहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ओवर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन दूसरे जजेस के लिए शायद अलार्मिंग था। देखिए मैं बताऊं कि जस्टिस काजी फैसल का प्लान क्या था जब ये प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट के तहत बेंच बना। प्लान ये था कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक तो हुकूमत ने दबाई की है इस केस की कि जी प्रचार करके कि हम जुडिशल पैकेज आ रहे हैं। लोग डर रहे थे, जजेस डर रहे थे कि पता नहीं क्या पैकेज आ रहा है, और डराया जा रहा था इरफान कादिर साहब। उन्होंने कहा जी ऐसी चीज़ें आएंगी, ये जो करते हैं 184(3) इनकी हम कर्टेल करेंगे पावर, ये कौन होते हैं ये बताने वाले हमें कि जी ये करें वो थोड़ा डर पड़ा। फिर ये कि रोटेशन जी के कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बलूचिस्तान में होंगे, बलूचिस्तान वाले इधर होंगे। तीसरा ये था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए सीनियरिटी नहीं है, किसी को भी लेके आएंगे। फिर हुकूमत ने मैनेज करने की कोशिश की, कहा गया होगा कि यार ये से तो पूरी जुडिशरी तबाह हो। फिर कहा गया कि सबको हम 3-3 साल का पैकेज दे रहे हैं, सबकी 3 साल का दाना डाल दिया सबको, यानी जिसकी 65 में रिटायरमेंट है, 66 है। और अल्टीमेट एम क्या था हुकूमत का कि काजी फैसल साहब 3 साल दें। अब काजी साहब कहेंगे कि मैंने तो मना कर दिया प्राइम मिनिस्टर को कि जी मैंने नहीं लेनी एक्सटेंशन, मैंने ही खबर दी, वो कहा था। लेकिन अगर आप काश इस केस की हेयरिंग और कंडक्ट में बड़ा फर्क था, हेयरिंग में वो देखे ना, ये 2 जजेस जो जैसे जमाल का नोट है, जो काजी साहब कहते हैं कि जमाल साहब का नोट है, इसको 8 जजेस ने इतफाक क्यों नहीं किया। इसी पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि 2 दिन डिलिब्रेशन हुई है। जजेस ने इसको पकड़ लिया कि इससे क्या होने वाला है और इंटरसेप्ट करके उन्होंने कहा कि इस नोट में प्लान बी था, वो उस्ताद भी जरा एक्सप्लेन करें ना। देखें अब ये जो ऑर्डर आएगा ना, अभी तक ऑर्डर, हैरानगी की बात है कि ऑर्डर अभी तक वेबसाइट पे नहीं आ रहा। उसमें जो प्लान है वो जो जैसे जमाल काजी फैसल साहब का जो नोट है, बज़ाहिर यही प्लान बी था और यही मेरा ख्याल है जजेस के सामने रखा गया। काजी साहब ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन चेंज की। ओरिजिनल पोजीशन ये थी कि टैक्स बड़ा वाज़ेह है जी, टैक्स में ये है कि जी ये माले गनीमत जो मिला है इलेक्शन कमीशन ने ठीक किया है, ये है वो है, वो उस तरफ जा रहे थे। जो अमीनुद्दीन खान साहब का व्यू और नईम अख्तर, ये काजी साहब का व्यू था। काजी साहब को जमाल साहब ने कन्विंस किया या जमाल साहब ने काजी साहब को कन्विंस किया या कोई और, तो एक बहुत बड़ी एक लुक्रेटिव ऑफर दी गई कि देखें पीटीआई को भी हम जिंदा कर रहे हैं, और ऑर्डर में लिखती है कि पीटीआई, गलत मेरे ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन की, पीटीआई जमात है, लेकिन जो रिजर्व सीटों का मामला है ना, वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आर्टिकल 224 के तहत हम भेज रहे हैं उस इलेक्शन कमीशन को जिसने आपकी इंटरप्रिटेशन गलत की, जिसने तबाही की इस इलेक्शन की, उसको आप भेज रहे हैं। उसकी मैनिपुलेशन का मौका देखिए, 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को उसके हाथ ऐसे बांधे हैं इलेक्शन कमीशन के कि वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये जो 2 जजेस का नोट था, ये अगर इंटरप्ट हो जाता, इसमें इलेक्शन कमीशन को खेलने की पूरा मौका था। इसमें मुझे लग रहा है कि रिजर्व सीटें जो पीटीआई को मिलनी थी, वो उन्होंने कहा था कि पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें दी जाएं, दोबारा की जाएं और प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव, वो ये था कि नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन कमीशन चेक करता
और रिकॉर्ड में कहता है जी ये तो टोटल पता नहीं 12 हैं 30 हैं, हालांकि मंसूर अली शाह कह रहे हैं 39 हैं जी उन पे वो तकसीम होती 5 या 6 23 में से 6 रिजर्व सीटें मिल सकती थी यस और बाकी 17 फिर माले गनीमत और में जा रही असल उस जो प्लान इस नोट का था वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की राह हमवार का। थी। यस ये जजेस इंटरसेप्ट कर गए कि जो असल मकसद है अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गई तो सारा प्रोग्राम ही फिर ये हसनात भी बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं प्लान बी की। वो ये थी कि चीफ जस्टिस काजी फैसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वाला जो नोट है जिसमें ये तो कहा जा रहा है कि पीटीआई को हमारे फैसले की गलत तशरीह करके इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया बतौर जमात, तो वो वापस आ रही थी। लेकिन वो ये कह रहे थे कि जो उम्मीदवार अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर चुके हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में रहेंगे। जो पीटीआई के बचे खुचे उम्मीदवार हैं एमएनएज हैं उनकी बुनियाद पे जितनी सीटें पीटीआई की बनती हैं वो दे दें, यानी कि 23 में से पीटीआई को 4-5 सीटें दे दें रिजर्व सीटें। और फिर जिसे कहते हैं एक तो ये है कि मेरा जनवरी 13 का ऑर्डर भी ठीक हो जाएगा, हाँ दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की राह हमवार। दूसरे जजेस ने रिस्क नहीं लिया, बेसिकली ये मिसट्रस्ट। और काई साहब का नोट जो है ना जिस पे उनको गुस्सा और फ्रस्ट्रेट भी होंगे कि यार ये जो जमाल साहब का नोट ये बेसिकली प्लान बी था। ये जो है वो इसमें वो यही था कि भाई अगर ये तो इसमें अलाउ भी नहीं किया जा रहा कि पीटीआई वाले दोबारा ज्वाइन करें, और उस वक्त जो हालात थे लोगों में डर था खौफ था, कई आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे। अगर आज़ाद इलेक्शन होते तो जो जीत रहे थे वो उनको 3 दिन में वो पीटीआई ज्वाइन कर लेते या पीटीआई का टिकट लेते। जनवरी 13 की वजह से अगर जनवरी 13 का रिजल्ट ये फैसला ना होता और पेशावर हाई कोर्ट के तहत इलेक्शन कमीशन सिंबल दे देता पीटीआई वालों को तो ये मसला ही ना आता। काजी साहब ने कोशिश की दोनों क्या बल्कि अपना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जो हुकूमत चाह रही थी, मेरी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल और मुझे मिले, और ये जजेस को भी कहा होगा कि थोड़े भी 3-3 साल बढ़ेंगे ये वो। लेकिन दूसरे जजेस ने ट्रस्ट नहीं किया। दूसरे जजेस ने ना चीफ जस्टिस काजी फैसला पे ट्रस्ट किया ना हुकूमत का 3 साल वाला दाना चुना। इलेक्शन जो 3 हुकूमत ने 3 साल इलेक्शन कमीशन को इतना पाबंद किया कि आपको अगर किसी चीज में कंफ्यूजन है तो हमारे पास चैम्बर में आके गाइडलाइन दे सकते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी, उन्होंने कहा कि जो मेजॉरिटी जजेस हैं उनके आगे वो एप्लीकेशन आएगी। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे फुल कार्ड के आगे आएगी, उन्होंने कहा फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुमने क्या करना है। और उसमें नहीं, अब देखे ना मुझे ये समझ आ रही है ये जो आप कह रहे हैं कि जी इन्होंने रीराइट कर दिया ये, तो काई साहब और जमाल साहब का नोट क्या है वहाँ भी तो जो है ना कि पीटीआई को कैसे वो दे लेते, इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे कि दोबारा इनको दो। अब मैं मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, उनका आजम तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी देखें ये तो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती थी अगर मिलनी थी, और ये तो वो कर दिया है इस बेंच ने जो उन्होंने मांगा भी नहीं था पीटीआई वालों ने। लेकिन चीज़ ये है जो आर्टिकल 187 था जिसकी जस्टिस मंसूर अली शाह बात कर रहे थे कि मुकम्मल इंसाफ करना होगा, ये तो वही किया ना, उन्होंने मुकम्मल इंसाफ किया। देखें इन 8 जजेस ने उनको उनके हकूक को प्रोटेक्ट किया जो उनके सामने नहीं थे। वो थे वोटर जिन्होंने वोट दिया पीटीआई को, मैंडेट पीटीआई का था। अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। अब विल ऑफ द पीपल और मैंडेट से बड़ा मैं समझता हूं आइन में इससे बड़ा राइट कौन सा है। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वो किया है जो उनको था कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी होती है कि आप विल ऑफ द पीपल को सप्रेस करने के लिए करते हैं। विल ऑफ द पीपल को अगर आप बहाल कर रहे हैं और विल ऑफ द पीपल को प्रिवेल कर रहे हैं, आप हेल्ड कर रहे हैं, वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी नहीं होता। वो असल होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस करते हैं। पाकिस्तान जैसे हालात, जब ये कोई ऐसे हालात पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसमें जजेस मैं समझता हूँ कि उनकी जो कमिटमेंट जमहूरियत के साथ, आइन के साथ ऐसी ही होनी चाहिए जो आज की गई है। और ये प्लान किसी के अंदाजे में नहीं था। और बजाय ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि वो, और मुझे लग रहा है कि हुकूमत भी अब गौर करेगी। हुकूमत को ये होगा कि जैसे काजी फैसा चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वो कहते थे कि काजी साहब कम से कम ये नहीं होने देंगे, ये वो बहुत प्लान जो चला रहे थे वो उन पे। और काजी साहब जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ये जो भी या उनसे चीज़ें मैनेज नहीं हुई। और पहले भी देखे ना, ये आप कह रहे हैं ना आर्डर, ये वही आर्डर है जो इन जजेस ने, जैसे मंसूर अली शाह ने लिखा है काजी फैसा केस में कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जो सुप्रीम कोर्ट ने एफपीआर में भेजी रिपोर्ट, जो मामला उस पर जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में जो मटेरियल है वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कंसिडर नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। उसमें आपने देखोगे जैसे या अफरीदी ने हल्का सा थोड़ा सा डिसेंट किया था,
तो ये वही काम जैसे मंसूर अली शाह ने किया है, कि हाथ पैर बंद हैं। वहाँ वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करने के लिए काजी फैसल साहब को नहीं, वहाँ उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर किया, काजी साहब को सिक्योर किया। काजी साहब यहाँ बैठे हैं तो उस जजमेंट, उस शार्ट ऑर्डर की वजह से बैठे हैं। बिल्कुल। और आज जैसे मंसूर अली शाह ने पीटीआई को रिस्टोर किया है, पीटीआई मीन कि पीपल विल, जो उनकी राय जिन लोगों ने इलेक्शन पे दी है उनका मैंडेट स्कोर किया है, वोटर की जिसे कहते हैं तकद्दुस को रिस्टोर किया है। लेकिन एक चीज निजाम पे मैं आपको बताऊं, निजाम पे मायूसी आ रही थी जिस तरह फॉर्म 45 को 47 में चेंज, और जो हालात बन रहे हैं लोगों के सिस्टम पे, ये आज का जो फैसला है इसने उम्मीद जो जाकर की है लोगों कि नहीं इस तरह नहीं है, हालात टाइम तारीखी है, लेकिन उसके बाद जो है ना रात के बाद भी सूरज तुलू होगा और दिन भी आएगा, रोशनी निकलेगी सूरज। तो यही चीज है कि रात लंबी सही लेकिन रात के बाद दिन आएगा। हसाद भाई, यही जो आपने बात की जस्टिस मंसूर अली शाह की, सुबह से बाज़ लोग हम देख रहे थे बड़े डिसअपॉइंटेड फिर रहे थे, ठीक है, और कई ऐसे ट्विटर हैंडल थे जो इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस माने जाते हैं, वहाँ से ट्वीट्स आ रही थी कि पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आ रहा है। इन सबको कहाँ से पता चल रहा था कि हक़ में फ़ैसला आ रहा है? और एक चीज़, अब वही कुछ ऐसे ही लोग, कोई जस्टिस मंसूर अली शाह को ठग लिख रहा है, ठीक है, कोई कुछ लिख रहा है, ये क्या इतनी तकलीफ है? ये मतलब आप क्या मतलब? देखिए मैं आपको बताऊं कि आज़ादी धरने का हक, मैं किसी के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह पे बड़ी उम्मीदें हैं, हमें काजी फैसल साहब से भी उम्मीदें थी, अनफॉर्चुनेटली वो मैं समझता हूँ हमने हाथ नहीं जोड़े। हमने कहा कि आप, मेरा ये था कि वो इफ्तिखार चौधरी ना बने, जो इस तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी की नफरत में इतना आगे चले गए, साकिब निसार नून के चले गए, आप पीटीआई की नफरत में नहीं। पीटीआई जाने और वो जाने जिन्होंने काम किया है, आपके सामने जिसका जो राइट बनता है वो दे। ना आप प्रो पीटीआई बने ना एंटी पीटीआई बने, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली एक एंटी पीटीआई चीफ जस्टिस बने। आपने एलिमिनेशन के लिए पूरा काम किया, जिसकी वजह से तबाही आज आपको हिस्ट्री में, मैं समझता हूँ कि आपने कोशिश की, अगर आप आज 8 जजेस के साथ मिल जाते, ये आपकी विक्ट्री थी। ये आपने क्या, जैसे जमाल उन्होंने किया माजरत के साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चलें, अगर आपने दाना यानी एक प्लान बी रखा, वो नहीं माना, तो जो जैसे मंसूर अली शाह का व्यू था वो इंडोर्स कर देते, आज हम सारे अप्रिशिएट कर रहे होते काई साहब के, इतना तो चले कर दिया आपको। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने अपने आप को करेक्ट कर लिया अपने 13 जनवरी के व्यू से, उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए हक में वोट दिया, लेकिन आप चीफ जस्टिस काजी फैसल मतलब नहीं। वो मेरा ख्याल है कि यही मसला है ना कि चीज़ें जो हुकूमत ने सारा कुछ रखा काजी साहब पे, काजी साहब नहीं, और अब ये है कि डिलीवर नहीं कर सके इस दफा वो डिलीवर अपने लिए भी नहीं कर सके, हालांकि सबसे ज्यादा मलिक शहजाद के मामले में तो डिलीवर हो गया हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है, उससे पहले 13 जनवरी को भी, ठीक है, डिलीवर हो गया। मैं समझता हूँ यहाँ पर नहीं डिलीवर, काजी साहब क्या हुआ? हम तो आज कह रहे हैं ना कि काजी साहब जान दो, मंसूर अली शाह नहीं वारी आन दो, काजी साहब अब तो 25 अक्टूबर को जाना ही होगा। जो प्लान सी है कि जी रिकाउंटिंग इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे के 15-20 बंदे इधर से इनके फारिग करके उनको कर दें, वोट रिजेक्ट ज्यादा करवा दें पीटीआई के, एमएनएस के, और उनको हरवा के नून लीग को उधर से सीटें दिलवा दें। बात ये काजी साहब अब बस कर दें। मैं तो समझता हूँ कि वो ना आप जस्टिस काजी फैसल रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फैसल बनने के बाद जस्टिस काजी फैसल तो का जो स्टाइल था, जो मीडिया के हवाले से रेफरेंडम कराते थे और कहते थे दबाओ है, आप कहते हैं पैसों का धंधा है और सब कुछ है, वो चीज़ें आपने अपना तबाही खुद कर दी है। और अब मेरा ख्याल है कि एक ही हल है कि सुकून से अब जो है ना वो 25 अक्टूबर को कर जाएं। मैं समझता हूँ अब मज़ीद जो एफर्ट होगी वो मज़ीद चीज़ें गलत करेगी। अगर ये रिज़र्व सीटों के केस में आप अनाउंस कर देते कि मैंने 25 अक्टूबर, जिस तरह आपने प्राइम मिनिस्टर को कन्वे किया, उसका मैसेज बढ़ा जाता। और मैं समझता हूँ अगर आप ये 8 जजेस के साथ 2 जजेस का नोट जो है, इसकी ये बारीक बीनी की, मैं वारदात का वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, ये जो 2 जजेस का नोट है ना, बारीक गेम डाली जा रही थी। ये इलेक्शन कमीशन को इतना बड़ा मैनिपुलेशन का मौका दिया जा रहा था। इस इलेक्शन कमीशन जो मतलब चीफ जस्टिस एतमाद कर रहे हैं, यही कर दे बस। ये देखे ना, ये तो पूरा फिर वो जो इस वक्त सेम पेज वाला हालात है ना, वो इस इलेक्शन की आप एक जगह कह रहे हैं कि मेरे फैसले की आपने गलत इंटरप्रिटेशन की। वैसे काजी साहब अगर आप एक पैराग्राफ लिख देते और मंसूर अली शाह की तरह आप कह देते कि जी इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी खत्म हो गई है, वो तो 8 फरवरी में भी लोगों ने जिंदा की ना। 8 फरवरी के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने मारा पीटीआई को और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मजबूरन हुई, हालांकि उस वक्त पीटीआई की लीगल टीम का ब्लंडर था, लेकिन आज फिर पीटीआई को रिस्टोर किया जजेस ने, और काजी साहब ने कोई मजबूरन रिस्टोर करना पड़ा।
सिर्फ वो मजबूरी मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बस पीटी ये इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा असद भाई, लाइक कल रात से गेम ऑन थी, जी ठीक है, कभी सुबह 3 मेंबर बेंच करेगा, फिर 12। क्या ये हो रहा क्या था? क्या चीफ जस्टिस कादी फैसल ने जब देख लिया था कि वो अब मेजॉरिटी में नहीं है, उनको कल मीटिंग में क्लियर हो गया था, ठीक है, और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि उनको बता दिया गया था कि ये फैसला है और ये हम है, ठीक है, इतनी नंबर है, तो क्या उसके बाद वो फुल कोर्ट के साथ बैठ के फैसला सुनाना ही नहीं चाह रहे थे? क्या हो रहा था रात की? क्या मेरा ख्याल है कि 3 दिन बड़ी मेहनत की है जजेस ने, जिस तरह खलीलुर रहमान रमदे साहब ने बड़ी मेहनत की इफ्तिखार चौधरी के केस में, कादी फैसल साहब के केस में मंसूर अली शाह ने बड़ी मेहनत की, मकबूल बाकर साहब ने मेहनत की, इस दफ़ा भी मंसूर अली शाह साहब ने की। मंसूर अली शाह साहब को अब बुरा भला कहा जाएगा, गालियाँ दी जाएंगी, लेकिन बड़ा काम किया है, उनने अपनी चीफ जस्टिसशिप स्टेक पे लगाई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि जो हुकूमत ने बरेंडर किया, जिसकी वजह से ये हुआ कि जजेस इनसिक्योर फील किया उन्होंने कि ये तो सारा कुछ चीफ जस्टिस कादी फैसल के लिए किया जा रहा है, और चीफ जस्टिस कादी फैसल और जजेस के दरमियान ट्रस्ट का वो लेवल नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा, काई साहब हुकूमत के साथ खड़े हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में जो मलिक शहजाद ने किया, जो भी आप ऊपर ले आए, आपने पैगाम जो मैसेज देना था वो नहीं दे सके। आपने उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो भी इनसिक्योर हो गए, और वो इनसिक्योरिटी की वजह से वो समझ रहे हैं, वो मेरा ख्याल है काई साहब की किसी प्लान में जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो उसके हक में नहीं है, और ये हुकूमत को मेरा ख्याल है कि अब आज अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और अब जो है वो जो सारे एक था ना कि सिर्फ कादी साहब पूरी जुडिशरी को मैनेज करेंगे और ये वो मेरा ख्याल है कि वो अब ख़त्म हो गया। अब जो है वो चीज़ें डिफरेंट तरीके से हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है वो भी प्लान अपना अलग करेगी। जब अमूमन ऐसे चीज़ें तो देखते हैं ना आप कि कादी साहब जब बच गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और वो सारे मामलात में, तो फिर ये होता है ना कि जी ऐसी होता है कि जी नहीं, बाद में फिर हुकूमत की कोशिश होती है कि उनको राम राम करने के लिए, और असल हुकूमत की भी कोशिश होती है, और उसमें ताकतवर लोगों की, हाँ, तो फिर यही हो गया मुक्तदर हल्के। तो मेरा ख्याल है कि काई साहब का जो है ना वो गेम मुझे तो ओवर लग रही है इसके बाद। हाँ, ये है कि अब वो री इलेक्शन रिकाउंटिंग वाला मामला कर दें या रिव्यू करवा दें, तो ये सारी चीज़ें अब उसमें होंगी कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए तगुदौ कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे जमाल और के मामले में मेरी ओपिनियन बिल्कुल ठीक रही, ये था कि जी वो राय जो मर्जी देंगे, वो अभी आप सुन रहे होंगे कि उनके बारे में लोगों की आरा क्या है, लेकिन मेरा ये था कि वो कादी फैसल साहब से हट के नहीं जाएंगे। कादी फैसल साहब और वो एक ही है, बलूचिस्तान उनके साथ ही खड़ा रहा, बिल्कुल। और ये देखें ना, सूबे ने उनका साथ दिया। देखें ये टैक्टिकल एक देखें ना, जिस तरह याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, ये टैक्टिक जहाँ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं ना वो इकट्ठे होते हैं, वो अब ओपिनियन दे, नंबर पूरे हो गए तो याहिया अफरीदी साहब ने भी अपना ओपिनियन दे दिया, ठीक है। अदरवाइज वो जब स्ट्रेटेजिक फंस जाता ना काम, तो वो काई साहब के साथ ना खड़े होते, तो वो इधर खड़े होते। मलिक शहजाद के मामले में वो मंसूर अली शाह। इसी तरह जैसे नईम अफगान और जैसे अमीनुद्दीन खान जो है वो काई साहब का ये ओरिजिनल ओपिनियन है। ये तो प्लान बी बीच में फेंका गया कि मेजॉरिटी को साथ लगा के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करा दो, पीटीआई की भी, तो वो नहीं हुआ। वैसे वो आर्डर आएगा, उसको पढ़ेंगे, मजीद बार बार पढ़ेंगे कि उसमें क्या चीज़ थी कि जो वो 8 जजेस माने क्यों नहीं। अच्छा असद भाई, आखिर में आपको लगता है कि पीटीआई की बारगेनिंग पोजीशन कुछ बेहतर हुई है, और पीटीआई में इतनी सख्त है कि वो इस बारगेनिंग पोजीशन के साथ इतनी सीटें जब आ जाएंगी तो वो कुछ असम्बलियों में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगी? देखें, मेरा ख्याल है कि पीटीआई की बारगेनिंग पोजीशन भी बेहतर हुई है। इस फैसले का असर नीची अदालतों पे भी जाएगा, हाई कोर्ट पे जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक की में भी तब्दीली आपको देखने मिलेगी, क्योंकि अब जस्टिस कादी फैसल उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं ला सकते ना, जस्टिस मंसूर अली शाह ही ला सकते हैं। और अब चीफ जस्टिस कादी फैसल वैसे ही जाते नजर आ रहे हैं, 25 अक्टूबर को जाने मंसूर अली शाह की जो पॉलिसी है वो अब पूरी पॉलिसी पूरी जुडिशरी को पता चल गई है कि वो पीपल मैंडेट के साथ है, वो जमहूरियत के साथ। अब वो हाई कोर्ट जो 5 हैं उनके जजेस को भी वो मंसूर अली शाह साहब की तरफ देखें। हालांकि काई साहब ने भी वो बात कर दी, उन्होंने भी की, तो वो यही होगा कि लोग जो सुप्रीम कोर्ट को का जो मैसेज है वो 125-120 जजेस को भी जाएगा जो नीचे हाई कोर्ट के हैं, और लोअर जुडिशरी में भी जाएगा। अब क्या हम कह सकते हैं कि जो मैसेज जाएगा, इलेक्शन कमीशन एक डिस्क्रेडिटेड इदारा है, ठीक है, इस फैसले के बाद तो अब एक डिस्क्रेडिटेड इदारा है। अब एक डिस्क्रेडिटेड इदारे का एक डिस्क्रेडिटेड सरबरा सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर हाई कोर्ट अगर मीटिंग के लिए जाएगा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट
जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से कहेगा कि मुझे ज़रा जजेस के नाम दिखाएं, मैंने हैंड पिक करने हैं, तो अब उनको वो लेवरेज हासिल होगी क्या? देखें, जस्टिस आलिया नीलम को पता नहीं है, आपको और मुझे पता नहीं है कि पूरी शुजात साहब के लिए पूरी कोशिश की गई। जस्टिस अली बाकर नजफी दूसरी चॉइस थी, जस्टिस आलिया नीलम तीसरी चॉइस। इसमें आई मस्ट गिव क्रेडिट जस्टिस काजी फैसल, जहाँ क्रेडिट बनता है हम काजी साहब को देंगे कि काजी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी। वो उस मामले में वो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का वो मिनट्स में भी आ गया और उन्होंने रीज़न बताई कि ये तो इलेक्शन रुकवाना चाह रहे थे, और शुजात के हवाले से जो उनकी पब्लिक परसेप्शन, जो उनकी जजमेंट है, वो उनके बारे में उन्होंने किया। लेकिन ये है कि हुकूमत तो नहीं चाह रही थी, हुकूमत तो नहीं चाह रही थी कि आलिया नीलम हो, और आपको भी कहा गया कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को काजी फैसल वायलेट कर रहे हैं, और मैंने सपोर्ट किया। मैंने कहा काजी फैसल साहब की उस मामले में ओपिनियन ठीक है, बिल्कुल, हमने भी जो क्रेडिट होगा, जो बनेगा वो होगा, और मैं समझता हूँ कि वो उनका एक अच्छा फैसला था, और ये एक यूनानिमस फैसला था, सारे जजेस इकट्ठे थे। तो बिल्कुल जो है वो जो जैसे आलिया नीलम है, वो उनको मालूम है कि हुकूमत ने क्या किया, उनके रोड़े कैसे अटकाए, और वो देखेंगी कि क्या जैसे मंसूर अली शाह और ये आर्डर इससे इंस्पिरेशन ली जाएगी। हसनात मलिक हमारे साथ थे। अब बात यह है कि जजेस ने वोट का तकद्दुस और विल ऑफ द पीपल को अप होल्ड किया है, ठीक है, और उन्होंने उड़ा दिए हैं वो तमाम साजिशें। अब बेशक जो कई नाम नहाद सहाफ़ी नुमा यूट्यूबर हैं, वो बेशक जस्टिस मंसूर अली शाह को ठग कहते रहें, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी जिसे कहते हैं ना वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, इसलिए हम उनसे हमदर्दी का इजहार करते हैं। मैं किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा नहीं करता, हर एक को अपनी राय रखने का हक हासिल है। बहरहाल हम आपको डे वन से कंसिस्टेंट थे कि जस्टिस काजी फैसल के पास मेजॉरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी में है, और यही हुआ। कल रात लेट नाइट एक सोर्स से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये 8 जजेस की मेजॉरिटी हो, उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने वर्ड यूज़ किया क्लियर मेजॉरिटी होगी, तो मैंने कहा क्लियर मेजॉरिटी से मतलब ये क्या है, थिन मेजॉरिटी या क्या? ऐसा ना हो कि भाई कल कहा गया हो कि काम मेरे हाथ से निकल गया है बस, क्योंकि ये सारे वो सोर्सेज थे, ये सुप्रीम कोर्ट के सोर्स, कम से कम हमें नहीं पता था कि क्या पोजीशन। सीधी बात है, हम ये कह रहे थे कि मेजॉरिटी जो है वो क्या पता खाली छोड़ दे। मेरी एक हुकूमती जरिए से कल रात को बात हुई थी, जो कि इदारों को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो वहां से खबर उनके पास आ रही थी। ये जो है ना, ये हुकूमत को कल फैसला पता चल गया था 8 पॉइंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रिपोर्टर्स को नहीं पता। इसका मतलब है कि पता है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी ने दिया होगा। फिर जो हार रहे होंगे उन्होंने बता दिया होगा कहीं पे, जो कुछ कर रहे हैं करो, मैं तो बस नहीं होता, हमारे हाथ से गेम निकल गई है, कुछ इस तरह का। लेकिन वो क्या करते, वो अब 1 महीना आप ओवर कॉन्फिडेंस क्या करते हो? आई एग्री। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आगे भी जब फैसले की तहरीरी कापी भी आ जाएगी तो फिर ज़रा डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो शायद हो सकता है और भी हम नुक्ते निकलेंगे। हसनात भाई ने एक बड़ी अहम बात किया कि ये इलेक्शन को भी डाउटफुल करार दिया जाएगा, तो इस पर भी देखते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।